गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट, दाब बढ़ाने पर गलनांक घट जाता है। अगला पॉइंट नोट में ही है। एक पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतरता है। एक पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतरता है। जबकि एक पैराशूट धीरे धीरे नीचे उतरता है, जबकि एक पत्थर तेजी से नीचे आता है, क्योंकि तेजी से नीचे आता है क्योंकि पैराशूट द्वारा हटाया गया क्षेत्रफल अधिक होता है। जिससे वायु प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा तैरता है क्योंकि हवा में कोई चीज उड़ रही है, उसको तैरना कहते हैं। अरे पता नहीं इस चीज को। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हवा में तैरता है क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए हवा का वजन उसके वजन से कम होता है। अब देखो, ये लाइन है ना, एक थ्योरी फॉर्म में लिखाई है फिजिक्स के, इसलिए आपको थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी। बाकी जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन इस तरीके से आता है जहाँ ऑप्शन बहुत इजी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा कि हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा तैरता क्यों है या उड़ता क्यों है। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन आएगा कि इसमें भरी गई गैस वायु से हल्की होती है, भारी होती है। तो क्या होती है रे? हल्की होती है, इसलिए क्या होता है, वो तैरता है। यदि वो भारी होती तो वो तैरता नहीं। ठीक है, दूसरा, क्रिकेट वाली बॉल होती है जो स्विंग करती है, स्पिनर जो स्विंग करवाते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना, वायु जो होती है उसके हिसाब से स्विंग करती है। वो उसका पिच से इतना कोई लेना देना नहीं होता जितना वायु से लेना देना होता है उसका। ठीक है, जिसकी स्विंग ज्यादा कर रही है, तो ये मान लो कि उसने वायु को इतनी भयंकर तरीके से पढ़ रखा है कि वो हवा को देख के बता देता है कि क्या हो रही है। जैसे बुलेट होती है ना, बुलेट। ठीक है, बुलेट की इतनी वेग होता है, फिर भी यदि हवा विंड डायरेक्शन यदि थोड़ी बहुत इसकी अपोजिट हुई, तो उसके वेग को या तो कम कर देती है, उसके ये डायरेक्शन के फ्लो को चेंज कर देती है। तो स्नाइपर नहीं होता, स्नाइपर जो बहुत दूर से गोली दागता है, किलोमीटर 7-7 किलोमीटर के स्नाइपर हैं, तो 7 किलोमीटर तक यदि उनका ये कहना होता है, विश्व के 2 आदमी है। ठीक है, एक अमेरिका का है, एक शायद फिनलैंड का है। उन दोनों का ये कहना है कि यदि बीच में कोई अवरोध नहीं हो, तो वो 7 किलोमीटर तक किसी व्यक्ति को खड़े को मार सकते हैं। अब 7 किलोमीटर का अर्थ हो गया 7,000 मीटर। ठीक है, अपने को किलोमीटर का नहीं दिखता, वो 7 किलोमीटर के देखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, सबसे बड़ी खेल है वहाँ हवा का, क्योंकि हवा है ना, हवा वो ऐसी चीज है कि यदि आपने कोई फिल्मों में देखा हो, तो कई बार स्नाइपर को दिखाते हैं ना, तो उसको गोली यहाँ मारनी होती है ना, तो वो गोली यहाँ मारता है।
आदमी वहां खड़ा है, वो उससे भी करीबन 50 मीटर साइड में गोली मार रहा है, क्योंकि वो उस हवा के वेग को पढ़ चुका है कि कितना है। क्योंकि हवा मान लो इस साइड जा रही है ना, तो वो बंदूक गोली को लास्ट में इस साइड लेके जाएगी, वो सीधी नहीं गति करेगी, प्रवलाकार पथ में गति करेगी। तो हवा है ना, हवा वो बहुत चीजों गति को प्रतिरोध को बदलती है। यदि हवा की डायरेक्शन बदलती है तो एरोप्लेन तक की डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि कोई आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें ध्यान रखना, एक तो आपको अगला ध्यान रखना कि विंड डायरेक्शन यदि सेम साइज में है तो वेग हमेशा बढ़ाएगी। और ये मैंने आपको शायद ध्वनि में बताया भी था कि ये ध्वनि साउंड जिस साइड जा रही है उसी साइड विंड की हवा है, डायरेक्शन है, तो साउंड का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, और यदि अपोजिट है तो साउंड का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और लिख दो इसमें, हवा में घूमने वाली क्रिकेट की गेंद हवा में घूमने वाली क्रिकेट की गेंद हवा के विक्षोभ के कारण घूमती है। ये विक्षोभ नाम और ये कहाँ आया था रे तरंग में। हवा में घूमने वाली गेंद हवा के विक्षोभ के कारण घूमती है, जिसे स्विंग कहते हैं, जिसे स्विंग कहते हैं। हेडिंग लगा दो, जीवन रक्षक पेटी, लाइफ बेल्ट या लाइफ जैकेट। जीवन रक्षक पेटी, लाइफ बेल्ट या लाइफ जैकेट। जीवन रक्षक पेटी, लाइफ बेल्ट या लाइफ जैकेट। ये जानते हो सारे। आप स्विमिंग पूल गए हो, वहाँ आपको एक ट्यूब दी जाती है। ठीक है, तो कई ट्यूबों में हवा भरी हुई होती है, कईयों में नहीं भरी हुई होती। तो वो जो ट्यूब होती है वो क्या कहलाती है, आपकी जीवन रक्षक पेटी कहलाती है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हवा भर देते हैं। हवा भरने के बाद में वो ट्यूब आपको दे दी जाती है। उसका हवा बढ़ने के कारण क्या उसका आयतन बढ़ गया है अब। ठीक है, क्योंकि वो चौड़ी हो गई है तो उसका आयतन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आप अब अपने शरीर पे डाल के यदि उसको स्विमिंग पूल में कूदोगे तो आपकी सरफेस था उसका आयतन क्या हो गया था, अब बढ़ गया है। तो नीचे से जो उत्प्लावन बल का मान है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति अंदर की ओर डूबता नहीं है, उसके जीवन को क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और जगह भी आपने देखे होंगे कि जहाँ दाब का मान ज्यादा होता है, वायु बढ़ने उनमें वायु भर जाती है। वायु भरने के कारण उनको बचाने के लिए कुछ या तो पात्र को मोटा बनाया जाता है या कुछ और काम किया जाता है। जिसका एक एग्जाम्पल आप गर्मियों में बहुत देखोगे अब, कि जो सोडे की बोतल होती है, ठीक है, वो हमेशा कांच के, मोटे कांच की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसमें जो CO2 है ना, वो गर्मियों में गति करने के कारण, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके जो अणु है उनको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलने के लिए वो क्या करेंगे, अब गति करेंगे। गति करेंगे तो गति की सीधी सी बात है कि अब उसकी दीवारों पे क्या लगेगा, दाब लगेगा। जो इन दीवारों पे दाब लगता है तो उसके फूटने का क्या होता है, डर होता है। तो आपने सोडे की बोतल हमेशा देखो कि लिमिट से ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, तो अब कंपनी वाले को नुकसान तो हो ही रहा है ना। ठीक है, लेकिन वो फिर भी उसको बचाने के लिए कि वो अपना काम उसका चलता रहे, इसलिए वो क्या बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है। दूसरा, पक्षी होता है, पक्षी वो अधिक ऊंचाई तक उड़ लेता है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। अपन हाइट पे जाते हैं, अपने को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि अपने फेफड़ों का आयतन बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी इतने नहीं बढ़ पाता कि अतिरिक्त वायु को स्टोर कर पाए। ठीक है, और पक्षियों में क्या होते हैं, वायु कोष क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं। वो वायु को क्या कर लेते हैं, अंदर की ओर संग्रहित कर लेते हैं, जिससे उनको सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो उनके लिए वो वायु कोष है, वो किसका काम कर रहे हैं, जीवन रक्षक पेटी का कार्य कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, जीवन रक्षक क्या है, इसके नाम से समझ लो कि एक ऐसी पेटी जो क्या बचा रही हो, जीवन बचा रही हो। ठीक है, तो अपन जब आप तैरते हो तो वहां जो आपको ट्यूब दी जाती है वो यहाँ जीवन बचाने का कार्य कर रही है। और पक्षियों में जब पक्षी अतिरिक्त हाइट, आपने बहुत से पक्षी ऐसे देखे होंगे, एक दो पक्षी अपने गाँव में देखे होंगे, वो बहुत हाइट पे उड़ते हैं। ठीक है, तो जो जो आप हाइट की ओर जाते हो तो आपको पता ही है कि वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
वायुमंडलीय दाब का मान कम हो जाएगा तो 100% आपको सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो सांस लेने में पक्षियों को दिक्कत ना हो इसलिए उनमें अतिरिक्त वायु कोष पाए जाते हैं। ठीक है, अपने भी फेफड़े हैं, ध्यान रखना। जैसे दो ऑर्गन ऐसे हैं जिनमें आप एक को निकाल दोगे तो दूसरा उसको रिप्लेस कर देता है। कैसे? फेफड़े हैं तो एक व्यक्ति का जो फेफड़ा होता है वो कभी भी पूरा कार्य नहीं करता जब तक उसके सामान्य जीवन चलता रहता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला भाग, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके बॉडी पे अतिरिक्त लोड ना आए। आप जब नॉर्मल कंडीशन में हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, तब तक ये नीचे वाला भाग काम करेगा। ऑटोमेटिक लगभग 60% काम करता है एक फेफड़े का। ठीक है, आप दौड़ते हो, जो धावक होते हैं जिनको एक्स्ट्रा वायु चाहिए, ठीक है, उनके लिए पहले कार्य करने लग जाते हैं। दूसरा, जैसे मान लो ये खराब हो गया इस साइड वाला, इसको अपन निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं तो शरीर को तो O2 तो उतनी ही चाहिए ना, O2 CO2 का लेन देन तो उतना ही है शरीर में आज भी। ठीक है, तो O2 CO2 का लेन देन उतना ही होने के कारण ये जो ऊपर वाला 40% भाग है ना, ये अब काम करने लग जाएगा। अब इसके ऊपर जब भी लोड आएगा ना तो इस फेफड़े में दर्द होगा। अब सेम कहानी किडनी में होती है। किडनी भी दो होती हैं, एक को निकाल देते हो फिर भी व्यक्ति अपना जिंदा रहता है ना। ठीक है, तो क्या होता है 60% उसका भाग काम करता रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, जो ही इस साइड वाले नेफ्रॉन की लाइन कट की जाएगी ना तो उन नेफ्रॉन की सप्लाई अब कहाँ आने लग जाएगी, यहाँ आने लग जाएगी। अब एक बात देखो, 60% ये पहले से काम कर रहा है, 60% का लोड हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी एक व्यक्ति की किडनी फेल हो जाती है ना, दूसरी किडनी पे लोड आता है तो उसके मानो की लिमिट से ज्यादा बीमारियां शुरू हो जाती हैं। क्यों शुरू हो जाती हैं कि देखो 60 + 60 120% समान हो गया, अब यानी 20% अतिरिक्त हो गया, वो इसकी कैपेसिटी नहीं है अब। ठीक है, अब वो इसकी कैपेसिटी नहीं है ना, जिसकी वजह से व्यक्ति में क्या हो जाएंगे, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जब फेफड़े का लोड इस पे देंगे ना, जब ये खराब हो जाएगा तब तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी आएगी। वो नॉर्मल कंडीशन में यदि उसको यहाँ से लेके ये कह देना कि तू 50 मीटर भाग के आ जा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अपने एक फेफड़े के रहने के भी अपन काम में ले लेते हैं, बाकी ये किसी इन दो ऑर्गन के अलावा किसी में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, हाँ, लीवर में एक कंडीशन अप्लाई होती है कि लीवर की एक खासियत होती है कि लीवर की यदि 10% कोशिकाएं जिंदा हैं, जिंदा का अर्थ ये होनी चाहिए कि वो पूरी तरीके से जिंदा होनी चाहिए। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का डैमेज कंट्रोल नहीं होना चाहिए। यदि डैमेज हुआ तब दिक्कत हो जाएगी। यदि 10% कोशिकाएं हैं तो ये अपना पूरा लीवर बना देगा। इसकी कंडीशन होती है लीवर में, आपको ये लिखवाई होगी मैडम ने कि इसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी ये अपनी ही कोशिकाओं को विकसित कर सकता है सर्वाधिक। अपने शरीर में ऐसी कोशिकाएं 2-3 जगह पाई जाती हैं जो अपने आप को रिप्लेस कर लेती हैं, तुरंत की तुरंत रिप्लेस कर देंगी। ठीक है, लीवर है, 10% लीवर बचा हुआ पूरा व्यक्ति का, उस व्यक्ति का दोबारा पूरा लीवर बनाया जा सकता है। बोन मेरो है, बोन मेरो में हर आरबीसी का कार्यकाल कितना है, 120 दिन का। 120 दिन बाद में एक आरबीसी तो खत्म हो जाएगी ना, तो उसकी जगह किसी ना किसी दूसरी आरबीसी को लेनी पड़ती है। तो आरबीसी का निर्माण होते टाइम। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जैसे आप दौड़ते हो, दौड़ते टाइम अचानक ये ऐसी कंडीशन आ गई है आपके सामने कि जिसमें आपको ब्लड की सप्लाई ज्यादा चाहिए। ब्लड की सप्लाई ज्यादा कब चाहिए होती है, जब O2 की सप्लाई क्या होती है, ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तब क्या होता है कि अचानक नई आरबीसी तो नहीं बनाई जा सकती ना तुरंत की तुरंत, तो बोन मेरो में स्टेम सेल नाम की एक चीज पाई जाती है, वो तुरंत की तुरंत रूपांतरित हो जाती है, तुरंत की तुरंत रूपांतरित होती है। स्टेम सेल की एक कंडीशन होती है, यदि आपका नाम सुना हो कभी। ठीक है, स्टेम सेल की एक कंडीशन होती है, स्टेम सेल आपके शरीर में 3-4 जगह से निकाली जा सकती हैं। जैसे जब जीवन होता है, स्पर्म और ओवम इसका ओम का, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों का संयोजन होता है। उसके बाद में जो ब्लास्टुला अवस्था आती है ना, 3 से चौथे दिन की, ये 3 कोशिकाओं को अलग करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हो रहा है, इसकी अपन ने यहाँ से कोशिकाएं अलग कर दी हैं। ठीक है, अब ये जिस दिन जन्म है, ये 3 से 4 दिन का है ना, इन कोशिकाओं को या तो आप आर्टिफिशियल तौर पे किसी मादा में स्थानांतरित कर दो, जिसको सेरोगेसी कहते हैं। ठीक है, उसके तहत अब जैसे मान लो आपने ये सोचा कि यार इस जैसे अपने को 10 आदमी और चाहिए, सेम आदमी आपने ये सेम कोशिकाओं को आपने किसी दूसरी मादा में ट्रांसफर कर दिया है, तो ध्यान रखना ये जैसा पैदा हो रहा है ना, ये सेम 10 वैसे ही पैदा होंगे। इन 11 में कोई फर्क नहीं होगा, ना डीएनए का, ना फिंगरप्रिंट का, ना आंखों का, ना और किसी का। सेम 11 के 11 आदमी तैयार होंगे, टोटल के टोटल 11 के 11, जैसे हाइट इसकी वैसी की वैसी हाइट उसकी, पूरे 11 के 11, शकल सूरत सब कुछ पूरे आइडेंटिकल ट्विन होंगे। लेकिन वो इस अवस्था की कोशिकाएं होनी चाहिए, ब्लास्टुला अवस्था की, सेम कॉपी होंगे, सेम कॉपी। यदि हाँ, रोने वाली कंडीशन नहीं लागू होगी इन पे,
कैसे नहीं होगी? यदि ये एक ही माता से जन्म लेते, हाँ दूसरी बात, यदि एक ही माता से जन्म लेते तो जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी, बदल नहीं सकते वो। ठीक है, तब ये दोनों में जो कंडीशन लागू होंगे ना, तब वो सेम कंडीशन लागू होगी इनमें, तब इनके फिंगरप्रिंट सब कुछ एक होंगे दोबारा। हैं? हाँ, जितनी जिंदगी जिएंगे वैसे जिएंगे। यदि इनके कोई दूसरी डिजीज नहीं आ जाए, अब कोई ट्रक के आगे नीचे आके मर जाए, तो मेरे को सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, वैसे लाइफ साइकिल नॉर्मल होगी। यदि इसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो इसको भी हार्ट की प्रॉब्लम होगी। हाँ, दूसरा स्टेम सेल, ये तो है ये यहाँ वाली स्टेम सेल, वैसे भी स्टेम सेल किसी की निकाली जा सकती है और बाहर बनाई जा सकती है। जैसे मान लो कोई बड़े परिवार का कोई लड़का या लड़की है जो पैदा हुई है आज ही, जस्ट जस्ट अभी, ठीक है, और किसी को ये पता है कि आने वाले टाइम में या तो इसके पास इतनी संपत्ति होगी जिसको अपने को रिप्लेस करवाना है, तो जब वो जन्मा है ना उसी टाइम एक कोशिका होती है जो लगभग 3 से 4 दिन जिंदा रहती है। उसको यदि उसके शरीर के लगभग हर पार्ट पे होती है, जिसका नाम स्टेम सेल है, उठा के ले आओ, उसको निकालो, उसी टाइम उसको परखनली के द्वारा विकसित किया जा सकता है। इसी कारण इसको आजकल जैव आतंकवाद में भी बहुत काम में लेने लग गए। सेम कॉपी दोबारा आदमी खड़ा कर दिया जाएगा। अब होगा क्या, देखो कितना गैप आएगा। ये आज जन्म है, आप दोबारा आज परखनली में दोबारा लगभग 7 दिन में एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, किसी मादा में ट्रांसफर कर दिया, 1 साल का डिफरेंस आ रहा है। 1 साल में आप व्यक्ति को देखोगे ना तो आपको ज्यादा फर्क नहीं महसूस होता। वो इस साल भी ऐसा ही दिख रहा था और अगले साल भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे कई बार व्यक्तियों को रिप्लेस करने की कहानी आ जाती है। चाइना में ऐसी बहुत होती है, अपने तो आज तक नहीं सुनी, चाइना बड़े देशों में बहुत रहती है कि जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे ये था आपका लादेन था, वो कहता, उसका ये मानना था कि भाई इसके 3 से 4 प्रतिरूप हैं, ठीक है, लादेन के एक ही जैसे कितने हैं, 3 से 4 हैं, सदाम हुसैन के 3 से 4 हैं, ठीक है। तो वो या तो इस टेक्निक से बनाए गए थे या उनको उनकी जो ज्योग्राफिकल है उसको चेंज किया गया होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इस जीवन रक्षक पेटी के नाम पे मैंने फेफड़े की जो कहानी बताई है कि भाई एक फेफड़ा दूसरे फेफड़े को किस तरीके से रिप्लेस करता है। तो एक फेफड़ा या किडनी हमेशा लगभग नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 60% ही काम करती है, इससे ज्यादा काम नहीं करती जब तक उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं आता। जब यानी अब जैसे अपन बैठे हैं ना, तो अपना फेफड़े और किडनी दोनों 60% काम कर रहे हैं, 60 ये कर रहा है, 60 ये कर रहा है। इन दोनों का 40% भाग ऊपर वाला कार्य नहीं कर रहा जब तक इनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखो जीवन रक्षक पेटी में लिख देना रबर की एक खोखली ट्यूब होती है, रबर की यह एक खोखली ट्यूब होती है जिसमें वायु भरी जाती है। रबर की यह एक खोखली ट्यूब होती है जिसमें वायु भरी जाती है, जिसके कारण इसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका आयतन बढ़ जाता है। यह रबर की एक खोखली ट्यूब होती है जिसमें वायु भरी जाती है, जिसके कारण इसका आयतन बढ़ जाता है। अब इसे पहनकर पानी में कूदने से यह एक रबर की खोखली ट्यूब होती है जिसमें वायु भरी जाती है, जिससे इसका आयतन बढ़ जाता है। अब इसे पहनकर पानी में कूदने से व्यक्ति डूबता नहीं है। अगला पॉइंट, सोडे की बोतल मोटे कांच की इसलिए बनाई जाती है, सोडे की बोतल मोटे कांच की इसलिए बनाई जाती है, आओ
तुम्हारा ही इंतजार था, तुम आए बाहर आई। सोडे की बोतल मोटे कांच की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि गर्मियों में क्योंकि गर्मियों में कौन सी गैस होती है रे उनमें? CO2। क्योंकि गर्मियों में सोडे में उपस्थित CO2 गैस क्योंकि गर्मियों में सोडे में उपस्थित CO2 गैस दीवारों पर अतिरिक्त दबाव लगाती है। सोडे में उपस्थित CO2 गैस दीवारों पर अतिरिक्त दबाव लगाती है। अगला पॉइंट, पक्षी पक्षी अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। पक्षी अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं तब भी उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि उन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोष पाए जाते हैं। क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायुकोष पाए जाते हैं। उनमें अतिरिक्त वायुकोष पाए जाते हैं। एक नोट लगा दो। और नोट में लिखना, ताजे अंडे 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 ताजे अंडे। ताजे अंडे का अर्थ हो गया कि ऐसे नहीं है कि वो पहले से रखे हुए हैं। ताजे अंडे खारे पानी में तैरते हैं जबकि शुद्ध पानी में डूब जाते हैं। ताजे अंडे खारे पानी में तैरते हैं जबकि शुद्ध पानी में डूब जाते हैं। हेडिंग लगाओ रे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो पीरियड जाते के लिए इसको मैसेज किया क्या तुमने इसको? तो ये ऐसे कैसे आ गई? तो ये कल आई नहीं थी तो इसको पता कैसे चला गया आज 8 बजे क्लास है? अच्छा, जो अभी आप उत्प्लावन बल के पढ़ के आए थे, तो पलवन का नियम तो उसकी व्याख्या कर रहा था कि उसमें कितने बल लगते हैं और कैसे लगते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि ये कोई पात्र है, इसमें ये कोई वस्तु है जो तैर रही है, या तो आंशिक रूप से डूबी हुई होगी या क्या होगी, पूरी रूप से डूब के तैरेगी। ठीक है, दोनों कंडीशन की बात है, आंशिक से चाहे या पूर्णतः डूबी हुई हो। इसके ऊपर जो उत्प्लावन बल का मान है वो कितना होगा, या जैसे मैंने एक लाइन और लिखवाई थी कि जब भी कोई वस्तु पानी में किसी भी द्रव्य में तैरती है तो उसके बाहर में क्या जाती है, अरे कमी आती है, जिसको क्या कहते हैं, स्पष्ट भार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट भार, एपरेंट वेट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना उसका अर्थ ये। अब ये जो इसके बाहर में कमी आ रही है वो एक तो कितनी आ रही है उसका पता करना है।
दूसरा इसमें जो उत्प्लावन बल का मान लगाया जा रहा है वो किसके बराबर लगाया जा रहा है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है कि किसी वस्तु में, कोई वस्तु पानी में तैर रही है या पूर्णतः डूब के तैर रही है, तो उसमें उठाया गया भार किसके बराबर होगा। तो ध्यान रखना द्रव के द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल के मान के क्या हो जाएगा रे, बराबर हो जाएगा कि वस्तु का उठाया गया भार, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, उस पे लगाया गया उत्प्लावन बल का मान क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन कौन से यंत्र काम में करते हैं? हैं? हीटर, बर्फ, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन कौन से काम करते हैं? इलेक्ट्रोमीटर नाम सुना है? क्या काम करता है इलेक्ट्रोमीटर? दूध की शुद्धता को माप करने का। हाइग्रोमीटर नाम सुना है? हाइग्रो क्या काम करता है? विशिष्ट आर्द्रता को क्या होता है, मापता है। तो ये दोनों किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसके दो ही चीज याद रखना आर्किमिडीज की। एक तो इसके उदाहरण याद रखना कि ये किस पे कार्य करता है, ठीक है। दूसरा ये याद रखना कि जो वस्तु का उठाया गया भार होता है वो सदैव किसके बराबर होता है, लगाए गए उत्प्लावन बल के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, जब किसी वस्तु को मत लगाना, को काट दो। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः रूप से डूब के तैरती है, तो जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः रूप से डूब के तैरती है, तो उसके भार में कमी आती है। तो उसके भार में कमी आती है। यह भार में कमी यह भार में कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ये दोनों लिख दो कि देखो दो चीज हैं कि वस्तु के बाहर में जो जितनी कमी आ रही है वो भी किसके बराबर है, कि जो इस वस्तु ने इसमें डूब के जितना द्रव्य क्या किया है, अलग किया है, ठीक है, उस द्रव्य के भार के बराबर है। अब देखो कमी आ किससे रही थी, कल मैंने जैसे बताया था कि जो उत्प्लावन बल लग रहा है ऊपर की ओर, यही तो कमी ला रहा है। यदि ये बल एक नीचे की ओर ही लगता रहता तो ये वस्तु क्या हो जाती है, अंदर पेंदे की ओर डूब जाती।
जब अपन ने ये कंडीशन पढ़ी थी कि W का मान ज्यादा हो किससे, FL से, तो ये बाहर ज्यादा है तो ये पेंदे की ओर गमन करके पेंदे में क्या हो जाती है, बैठ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन यदि उल्टी कर देते हैं, अब जब ये तैरती है, ठीक है, तो तैरने की कंडीशन कब हो सकती है, या तो दोनों क्या हो आपस में इक्वल हो, और या क्या हो, लेस देन हो। ठीक है, अब यदि लेस देन है तो ये वस्तु बाहर की ओर आंशिक रूप से डूब के तैरती है। ठीक है, तो तैरती है तो इसके बाहर में क्या आती है, अपने को कुछ कमी महसूस होती है। अब ये सिद्धांत आपने एक जगह और भी देखा होगा। इसको जैसे आप इसको ऐसे मान लो, आपने पानी निकाला है रस्सी से, किसी ट्यूबवेल से, कुंड से या कुएं से निकाला है ना, निकाला है ना। अब अपन जब तक वो बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब आप वो खींचते हो तो आपको ज्यादा जोर नहीं आता, देश सटा सटा वो बाहर आती है। लेकिन जो ये पानी की सतह से बाहर आई फिर जोर आना शुरू हो जाता है अपने को। क्यों जाता है कि इतनी देर तो ये उत्प्लावन बल कार्य कर रहा था उसके ऊपर, हटाए गए द्रव्य के बाहर के बराबर, तो आपको ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। जो यहाँ बाहर आया तो पूरा नीचे की ओर उसका वेट कार्य करने लग गया है। अब उसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। अब उसको सिर्फ सारे बल क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर कार्य कर रहे हैं। इस कारण वहां अपने को लगा अब जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अब समझ में आ गई होगी इसके बाहर में कैसे कमी आती है। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें लिख दो, और इन दोनों लाइनों को और कोई याद रखो ना रखो, इन दोनों लाइनों को जरूर याद रख लेना, क्योंकि ये सीधे पूछ लेते हैं कई बार कि किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए बाहर में जो कमी आ रही है ना वो किसके बराबर है। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, या लगाए गए उत्प्लावन बल के बराबर, तो दोनों का आंसर एक ही है। ये चीज ध्यान में रख लेना कि जो वस्तु ने जो उसमें डूब रही है तो उसने कुछ ना कुछ बाहर क्या किया है, अलग किया है, इस द्रव्य को साइड में फैलाया है। तो इस द्रव्य को जितना साइड में फैला रही है, जितने द्रव्य को इसने साइड में फैलाया है उसका वेट कितना है, वो वेट के बराबर क्या हो जाएंगे, दोनों ये हो जाएंगे। मैं एक बार तो तुम्हारे साथ मजाक करने वाला था आज, कि आपको मैसेज करके ये कहता हूँ कि मजाक था। फिर मैं सोचा यार गलत बात हो जाएगी। लिख दिया, उपयोग लिखो आर्किमिडीज के, और इसके उपयोग याद रखना, बहुत बार पूछे हुए हैं, बहुत बार। लिख देना लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर व हाइड्रोमीटर। हाँ, ये गैर डैक का ही फर्क है, इन दोनों में अलग अलग हैं दोनों। और जब कई बार ये ऑप्शन बनाए जाते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा भी यदि पेपर बनाने वाला ठीक ठाक है तो इसका ऑप्शन पहले दे देता है यदि पूछ रहा है ये है तो, क्योंकि ये पढ़ने में ना कई बार कंफ्यूजन बहुत जल्दी कर देते हैं, अपन पढ़ ही नहीं पाते कि ग है कि ड है। हाँ, लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, नाव व पनडुब्बी की डिजाइन, नाव व पनडुब्बी, पनडुब्बी में कौन सा दर्पण लगा हुआ था, अरे नाम क्या है उस समतल दर्पण का, समतल दर्पण, याद करो। खोपड़े को लाइट में लेके जाओ, लाइट में जाके समतल दर्पण जहां पढ़ाया था, समतल दर्पण में जब लास्ट गोलीय दर्पण की हेडिंग लगाई थी उससे ऊपर वाली लास्ट फर्स्ट लाइन, यानी समतल दर्पण की लास्ट नोट, इतना मैं बता सकता हूँ, ढूंढ लो चाहे बोलो अपनी कॉपी में आप, समतल दर्पण का लास्ट पॉइंट होगा।
या तो लास्ट या सेकंड लास्ट, या दो ही पॉइंट हैं जब मैंने उपयोग लिखा है समतल दर्पण के, तब मैंने आपको ये बातें बताई हैं। तब मैंने ये कहा था कि समतल दर्पण या तो बाथरूम के मिरर पे, अपने जो बाथरूम में कांच लगा हुआ होता है वहां काम आता है अपने, या अपने पनडुब्बी में काम आता है। और जो पनडुब्बी में जो यंत्र लगा होता है उसे कहते हैं पेरिस्कोप। याद आया? तो लिखो अगला, इसमें लिखते जाओ। नाव व पनडुब्बी की डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाई जाती है। नाव व पनडुब्बी की डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाई जाती है। नाव व पनडुब्बी की डिजाइन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बनाई जाती है। समझ में आ गई होगी क्यों बनाई जाती है। यदि इसके सिद्धांत पे नहीं बनाई जाएगी तो डूब जाएंगी। नाव तो डूब जाएगी, पनडुब्बी तो डूब के ही चलती है। तो उसकी यदि उसको सिद्धांत पे नहीं बनाएंगे ना, तो पनडुब्बी की दीवारें ना, दीवारें वो समुद्र के नीचे पेंदे में चली जाती है। पनडुब्बी 300 400 मीटर तक अंदर जाती है वो। ठीक है, तो वो 400 मीटर के अंदर सोचो कि प्रेशर कितना होगा, ऊपर कितना गैलन पानी पड़ा है अब उसके, तो प्रेशर सोचो कितना होगा उस पे। पानी का, समुद्र का प्रेशर इतना होता है, यदि व्यक्ति को यदि गलती से भी है ना अकेली O2 दे दी जाए ना, अकेली O2 का सिलेंडर भर के दे दिया जाए और उसको ये कहते कि जा तू इसके 20 मीटर जाके इसको चालू कर लेना एक बार अंदर, तो पूरी सिलेंडर है ना, पूरी सिलेंडर की गैस एक साथ उसके शरीर में 1 सेकंड में ऑन करते ही। इसीलिए मैंने आपको, यदि याद हो तो आपको एक बात बताई थी कि इसी चीज को रोकने के लिए उसमें हीलियम गैस भरते हैं साथ में, कि वो एक साथ व्यक्ति के शरीर में ना चली जाए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। धातु की शुद्धता, धातु की शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। धातु की शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट, लोहे का जहाज पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। लोहे का जहाज पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। जहाज तो तैरता क्यों है, कील डूब क्यों जाती है? इन्हीं दो लाइनों पे देखो। देखो, कील के लिए ना, कील के लिए जो बाहर में कमी आ रही है ना, ये कम आती है। ठीक है, दूसरा कील का जितना जितना इस बाहर के हिसाब से इसको दरवा हटाना चाहिए था, उतना दरवा हटा ही नहीं पा रही है। तो उतना दरवा नहीं हटा पाएगी तो इस बल का मान क्या हो जाएगा रे, कम हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगी, डूब जाती है। और जहाज होता है, जहाज वो उतना दरवा हटा देता है जितना उसको क्या चाहिए, उत्प्लावन बल चाहिए। जितना उसको उत्प्लावन बल चाहिए होता है, यदि जो ही वो उतना हटा देगा तो उत्प्लावन बल का मान जहाज के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा होता है बाहर से। इसीलिए वो आंशिक रूप से डूब के क्या होता है, तैरता है। ठीक है, अंदर थोड़ी डूब के तैरता है, वो आंशिक रूप से डूब के तैरता है। यदि वो अंदर तैरता ना तो उसके वो दोनों बराबर हो जाए तो आपस में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नीचे बैठ जाएगा। लेकिन इसलिए ध्यान रखना, यदि वहां आपको पूछ ले कि वहां जहाज जब तैरता है तो कौन से बल का मान ज्यादा है, तो कौन से बल का मान ज्यादा है, उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है। इसलिए वो तैर रहा है, आंशिक रूप से बाहर रह के तैर रहा है। आपको मैंने ये बात बता दी थी कि यदि कोई भी चीज आंशिक रूप से डूब के तैरती है तो उसके उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है, और यदि दोनों डूब के पूर्णतः डूब के तैर रही है तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगला पॉइंट, या तो हजम हो जाती है, हजम नहीं हो तो बताना। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, मैंने एक दिन क्लास में कहा था ना, ये हाई परफ्यूम मत लगा के आया करो। कौन सा लगा के आया? अब कोई ना कोई तो लगा के तो आया है, पक्की बात है। लिखो, यदि, हाँ क्या लिखवाया था, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो उत्प्लावन बल कार्य नहीं करेगा, तो उत्प्लावन बल कार्य नहीं करेगा।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि गुरुत्वाकर्षण का इससे लेना देना आ कहां से गया? mg से, क्योंकि g आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण पे क्या हो गया है? डिपेंड हो गया है। अब गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं तो गुरुत्वीय त्वरण कहां से आएगा? गुरुत्वीय त्वरण नहीं आएगा तो भार नहीं आएगा, भार नहीं आएगा तो उत्प्लावन बल कहां से आएगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये जो आपकी पीसीएस की एग्जाम लगती है ना, यूपी वाली, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई यदि पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया है तो क्या उत्प्लावन बल कार्य करेगा या नहीं करेगा? कथन कथन नहीं आते, ठीक है, कथन कथन फर्स्ट एंड कथन सेकंड। कथन फर्स्ट आता है कि भाई उसमें ये लिख देती, इसमें ये लिखा गया था कि भाई कोई वस्तु है तो तैरती है, तो तैरने का कारण उत्प्लावन बल का कारण है, ठीक है। उसके नीचे सेकंड पॉइंट था कि यदि पृथ्वी पर उससे गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया जाए तो क्या वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल को हटा दिया जाए तो क्या उत्प्लावन बल कार्य करेगा? तो उसमें पहले फिर कथन आंसर आते हैं, कथन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। या एक आता है कि भाई पहला दूसरे की क्या करता है? व्याख्या करता है या नहीं करता? तो ध्यान रखना, पहला दूसरे की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो उत्प्लावन बल है, और तभी उत्प्लावन बल है तो बाहर में है तभी तो वो तैर रही है, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिख दो लास्ट, कुएं से पानी निकालते समय, कुएं से पानी निकालते समय पानी के अंदर, पानी के अंदर बाल्टी का वजन कम महसूस होता है जबकि बाहर बाल्टी का वजन कम महसूस होता है जबकि पानी के बाहर अधिक महसूस होता है। जबकि पानी के बाहर अधिक महसूस होता है। ये संडे की अलार्म बोल रही है आज। अब इसको बताना मैं भूल गया कि मैं जल्दी आ गया, उठ गया हूँ, आज क्लास ले रहा हूँ। अरे फोन नहीं है मेरे फोन पे, फोन वोन अपने फोन पे आते ही नहीं। हाँ, हेडिंग लगाओ रे, वायुमंडलीय दाब, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा देते हैं इसको आज। वायुमंडलीय दाब, पढ़ाना क्या है? लिखो, पता ही है सारा वायुमंडलीय दाब होता क्या है। हजार बार दाब पढ़ा के आ गया, लेकिन वायुमंडलीय दाब नहीं पढ़ाया था शायद, एक दो जगह पूरी बातें एक साथ नहीं लिखवाई, तो एक साथ लिख दो यहाँ। लिखो, पृथ्वी का वायवीय आवरण। अरे एक चीज और बताओ मेरे को, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन पढ़े। वाह नंदू, वाह, ये उठा है ऐसे 8:30 जैसे टाइम देखा है, बोले यार मर गए, फिर ये वहां से भगा है। देख लो इसका, इसको भी नींद आ रही है। इसके पीछे से इसके पीछे से बाढ़ ऐसे हो रहे हैं जैसे वो कुत्ता नहीं होता, वो किसी को चाट लेता है तब हो जाते हैं। तू भी परफ्यूम लगा गया है, लगा गया है ना? परफ्यूम परफ्यूम लगा गया है ना? हैं? रात की, रात को किसके लिए परफ्यूम लगा रहा था रे तू? ओए, रात को किसके लिए परफ्यूम लगा रहा था? कहाँ गया था? शादी में? रात को कौन सा मुहूर्त था रे शादी का? अरे यार कहाँ, कल तो मुहूर्त था भाई, कल तो बड़ा मुहूर्त था शादी का, कल बहुत शादियां थी। हाँ जरूरी भी था, फिर कोई पास वास आए तो पता तो चले ना। नहीं, नंदू में वो गोबर वोबर वाली स्मेल आती रही, घर पे काम करता है ये। हाँ हाँ रे, इधर आओ, वायवीय और अवायवीय।
नाम सुने या पहली बार तो नहीं सुन रहे हो? सुने है ना? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन नहीं पढ़ाया? श्वसन तंत्र नहीं पढ़ाया मैडम ने? श्वसन तंत्र नहीं पढ़ाया था मैडम ने? अरे पढ़ाया था। अरे फेफड़े बनाए हुए देखे मैंने तुम्हारी कॉपी में। नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था। तेरे को अकेले को पढ़ाया था? पहले का पढ़ाया हुआ है? चलो पहले का पढ़ाया हुआ है तो बताओ ना, वायवीय और अवायवीय का अर्थ क्या है? अरे एक जना बोलो समझ में आए कि हाँ क्या। अरे कहाँ जा रहा है? इधर आएगा? आजा। पीछे वाले के पास या आगे वाले के पास बैठेगा? आगे वाले के पास बैठेगा भाई, देख लो। हाँ, वायवीय अवायवीय ये बता दो कि दोनों में फर्क क्या है। बाकी नहीं पढ़ाया तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब बात कर लेंगे। वेरी गुड। ये O2 की उपस्थिति में जो श्वसन संपन्न किया जाता है फेफड़ों के द्वारा, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, यानी जहां ऊर्जा O2 की उपस्थिति में निकलती है वो कौन से श्वसन होते हैं? रे वायवीय श्वसन होते हैं। और ऐसे श्वसन जो O2 की अनुपस्थिति में हो जाते हैं वो क्या कौन से श्वसन होते हैं? अवायवीय श्वसन होते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपके शरीर में एनर्जी की अचानक रिक्वायरमेंट पड़ गई है और O2 भी क्या आ रही है साथ में, नहीं आ रही है, O2 की सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या उस टाइम पे लैक्टिक एसिड का निर्माण अधिक हो जाता है। बस इतना ही फर्क है इसमें। अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड का निर्माण क्या हो जाएगा, लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, क्योंकि यहाँ पूरी पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं निकल पाती है। इस कारण यहाँ लैक्टिक एसिड की मैंने एक बात और बताई थी कि जब अपनी पिंडियां दुखती है ना ये दौड़ते टाइम, ठीक है, तो कौन से एसिड का जमा होता है? लैक्टिक एसिड का। और जब तक आप उसको रूटीन में नहीं लाओगे तो वो लैक्टिक एसिड आपकी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जिसके एक बार लैक्टिक एसिड जमा हो गया, जैसे मान लो कईयों की आदत होती है ना कि अचानक आज दौड़ लिए, 2 दिन नहीं दौड़े, ठीक है, वर्जिश कर ली, छोड़ दी, ठीक है, बीच में जैसे जिम गए थे शुरू में 1-2 दिन में, अब क्या जिम शरीर तोड़ती है तो शरीर इतना दुखता है कि तीसरे दिन जाने की मन नहीं होता एक बार आदमी का। बोले वास्ते लगाए ऐसी चीज को आदमी, ठीक है। ध्यान रखना, जिसने जो ऐसी गलती करता है ना उसके ये पिंडियां लिमिट से ज्यादा फिर रेगुलर दुखने लग जाती हैं कि वो थोड़ा बहुत भी काम करेगा ना तो इन पिंडियों में ना आपको ये होता है कि यार मर गए, अब नहीं होगा ये काम। यदि जिसके साथ ऐसा होने लग गया है ना अभी आज के दिन ही, तो मैं आपको एक राय दे रहा हूँ कि चाहे आप सुबह से लेके शाम तक, मैं ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि दुनिया की थ्योरम पे मत चला करो, एक तो कि सुबह ही मॉर्निंग वॉक होती है या सुबह ही दौड़ना होता है या फलान होता है या ढिमकान होता है। आप है ना जब भी आपको टाइम मिले ना 500 600 1000 मीटर जितनी भी आपसे लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सूट मारने हैं, सूट नहीं मारने अपने को, नॉर्मल आपकी बॉडी को वार्म अप करते रहिए करो। लैक्टिक एसिड का हटाना बहुत जरूरी है। लैक्टिक एसिड की बढ़ने की वजह से गठिया वाय हो जाता है, और एक बार गठिया वाय हो गया ना तो जिंदगी में सारे वेदों के पास चले जाना, वो हटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, लड़कों एक बात बताऊं, शादी से पहले शाम को छाछ मत खाया करो। जब तक शादी नहीं होती है ना तब तक शाम को छाछ मत खाया करो। लैक्टिक एसिड का जमाव होता है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड का जमाव है ना फिर वहां सांस भरोगे, है ना, तो नहीं खानी चाहिए। यानी तू खा रहा था। अरे दोपहर में चाहे कैसे खाओ, दोपहर वाली क्या कंज्यूम हो जाती है, शाम को क्या दोपहर में आदमी तो खाता है ना, ठीक है, तो क्या करता है, जैसे मान लो लगभग ये कहा जाता है कि 2 बजे के बाद में या 3 बजे के बाद में जो इवनिंग का टाइम शुरू होता है उस पर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे इतना वार्म अप नहीं कर पाती जितना उसको चाहिए, ठीक है। और फिर आप रात को क्या हो जाते हो, सो जाते हो। सोने से क्या होता है, उसका जमाव क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, ठीक है। और अपन उतनी उस स्टेज तक जाते ही नहीं है कभी, अपने शरीर को अपने आज तक उतनी स्टेज पे नहीं लेके गए होगे कि यार मेरे को मैंने जी तोड़ काम कर लिया आज पूरे दिन में। हाँ, जो कोई किसान भाई हैं उनके जब कोई वो आती है, लावणी वावणी आती है, निनाण विनाण आते हैं या और कोई काम होते हैं तब वो भले ले जाएं, बाकी तो किसी की नहीं हिम्मत है कि वो ले जाएंगे, ठीक है। तो शाम को छाछ नहीं खानी चाहिए। हाँ, अपने हेडिंग लगाओ रे, वायुमंडलीय दाब लिखो। पृथ्वी का वायवीय आवरण वायुमंडल कहलाता है, यही लाइन लिखवा रहा था ना पहली। पृथ्वी का वायवीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। इसके द्वारा किसी वस्तु पर, किसके द्वारा,
उस वायवीय आवरण के द्वारा या वायुमंडल के द्वारा, इसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को, अब बल ध्यान रखना किस पे लग रहा होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात की थी अपन ने जब दाब की परिभाषा लिखी थी, तो ये बल यहां किस पे लग रहा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लग रहा है। भाई हो तो ऐसा हो, एक चीज मंगाए चार लाए। हाँ क्या लिखा रहा था, भाई हो तो ऐसा हो, हाँ लिख दिया क्या, ठीक है। लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लगने वाला बल ही तो लिखा रहा था, इसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अब मैं वो प्रति इकाई क्षेत्रफल वाली बात बताऊं क्यों बोला था कि मैं वो यहाँ लिखवा नहीं रहा हूं, तो ये ध्यान रखना ये बल कहाँ लग रहा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लग रहा है, तब ये दाब कहलाएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि यदि आप बल, वैसे आप बल लिख दो कोई बड़ी बात नहीं है, परिभाषा में बल लिख दो, लेकिन बस अगला जब आपको थोड़ा सा डिटेल से पूछ लेना तब आप क्या बोल दोगे कि कब किस पे लग रहा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल हमने फिक्स कर दिया है, तब क्या हो जाएगा। और तभी तो अपना फॉर्मूला निकल के आया था कि बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इसको क्या कहा था अपन ने, पास्कल। यही तो कहानी आई थी साथ में, ठीक है। तो याद रखा करो इन चीजों को, ये बहुत बार पूछते हैं, कई बार ये सीधा ही पूछ लेता है ऐसा कैसा उठा के कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं। देखो एक बात आ दूं, ये तो आपने पहली बात SSCGD में देख लिया होगा, ठीक है, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा दूं मैं आपको, ठीक है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरे को उसके लिए 50 बातें आपको एक्स्ट्रा बतानी पड़े या लिखानी पड़े, ठीक है। आपको कोई दूसरी गाड़ी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा जहां तक एक आदत है कि मेरा सिलेबस थोड़ा सा मैं धीरे भले चला लूं। अब जैसे मैं आज क्लास ले रहा हूं ना 2 घंटे की, तो मेरे को 10 रुपए नहीं मिलने वाले, 10 रुपए भी नहीं मिलने वाले मेरे को इन क्लासों के। वैसे यदि मैं मेरे फायदे के लिए देखता ना, ठीक है, तो क्या कहता कि यार मैं जो केमिस्ट्री 13 को शुरू करने वाला था मैं 15 को करूंगा, क्योंकि मेरे नुकसान हो रहा है ना। लेकिन मैं नुकसान के लिए नहीं, मेरे को पैसा कमाने का तरीके इस दुनिया में इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा, सबसे बड़ी बात है, मैं पैसे से ऊपर इंसानियत रखता हूं। मैं मेरे दोस्तों को एक बात बोलता हूं कि पैसे की वजह से कभी मरने की नौबत आए तो एक बार जरूर याद करना कि पैसे की वजह से मत मरना, थोड़ा कोई ना कोई तिकड़म बिठा लेंगे, मरना नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो सुसाइड होते हैं वो पैसे की वजह से हो जाते हैं, और झेल नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है, झेलने वाला प्रेशर है ना, वो नहीं झेल पाते। दूसरी बात, किसी को ना एक चीज देखो, एक चीज बहुत तगड़ी खतरनाक होती है आज के समाज में। यदि किसी को पैसा दो ना, तो इतनी कैपेसिटी रखा करो कि डूब जाए तो डूब जाए। अगले को गाड़ी वाड़ी मत निकाला करो, गाड़ी मत निकाला करो अगले को। कि बताऊं क्यों, कारण ये है कि आप गाड़ी निकाल रहे हो, अब जिंदगी में भगवान घुमा के है ना पूरा समय वापस जरूर लाता है एक बार ऊपर वाला। अब आप किसी से उधार लोगे और आप उसको नहीं दे पाओगे तो वो गाड़ी आपको निकालेगा, तब वो गाड़ियां अपने को बुरी लगेंगी, बोले यार ऐसा कैसा के बोल रहा है। और वो गाड़ियों में उपसर्ग पड़ते इतने भयंकर लग के आते हैं उस टाइम पे जितने आप सहन ही नहीं कर सकते। तो जो आदमी बोता है ना वही काटता है, ये पक्का है, ये नेचर है। इस नेचर की एक खासियत है, जो आप बोओगे ना वो आपको काट के यहीं जाना है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो। आज पढ़ लोगे तो अच्छा काटोगे, अब आगे ये हर चीज पे लागू होती है, ऐसा नहीं है कि ये और किसी चीज पे लागू नहीं होती, ये हर चीज पे लागू होती है, हर चीज पे। आपने देखा होगा, आपने कई चीजें कई बार ये महसूस की होंगी, भाई मेरे साथ तो बहुत होता है, आपके साथ नहीं होता, कि मेरे को कुछ चीजें ना बहुत पहले महसूस हो जाती हैं, मेरे को बहुत चीजें बहुत पहले महसूस हो जाएंगी। जो मेरी लाइफ से जुड़ गया है ना, मैं उसकी ABCD खुद बता देता हूं कि तेरे साथ ये होने वाला है। अब मेरे को कई बार है ना इतनी खतरनाक गैस होती है कि क्या मानोगे आपको कि मेरी मम्मी को गैस हो गया था कि मेरी मम्मी आज से 4-5 महीने पहले की बात थी, जब स्कूल जा रहे थे, तब मैंने मम्मी को फोन करके कहा कि मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कुछ हो सकता है, तो आप सही तरीके से जाना है स्कूल जाओ। तब शाम को फोन कर दिया कि पेट उठ गया, पैर। तो ये फीलिंग आपको भी आती है, लेकिन आप लोग क्या उसको भूल जाते हो, हर की सबको आती है ये फीलिंग।
आपको कई बार देखो, सुबह सुबह उठे अचानक आपको ऐसा ऐसा हो रहा है कि जैसे यार पता नहीं किस चीज का डर लग रहा है, लेकिन बेचैनी सी हो रही है। और उस दिन देख लेना उठा के, या तो आपके किसी दोस्त के साथ बुरा हुआ है या आपके साथ हुआ है, गारंटी शुदा है, मेरा चैलेंज है आपको। बस आप ये है कि उस चीज को नेग्लेक्ट मार जाते हो। जब भी ऐसा हो ना, वो दिन सुरक्षित निकाला करो हमेशा। अगला हिंट हमेशा देता है ऊपर वाला। दूसरा, आप कभी भी एक चीज और देखना, आप रात को ये बोल के सो जाओ कि यार, बोल के सोना है कि आपके कान ने या ब्रेन ने इस चीज को सुना हो, महसूस नहीं करना है कि महसूस कर लिया सो गए। ये बोल के सो जाओ कि यार 5 बजे उठना आज। एक बार 5 बजे ऊपर वाला आपकी आंख खोलेगा, एक बार खोलेगा, वो आपकी मर्जी है। हाँ, ये हो सकता है 5 बजे पूरी नहीं खोले, 10 मिनट बाद खोल दे या 10 मिनट पहले खोल दे, लेकिन खुलेंगे जरूर, बिना अलार्म के खुलेंगी। अब वो बात अपनी नींद खराब होती है कि अपन नहीं उठ पाते। दूसरा, कई बार एक चीज और देखी होगी आपने कि आपने ये सोचा कि यार मेरे को मेरी जिंदगी में कुछ करना है। ये देखो आपके साथ हुआ, अगर ऐसा होता है ना तो समझ जाओ बढ़िया बात है, आपको ऊपर वाला ये हिंट दे रहा है कि हाँ तेरे को, तू इस टाइम पे ये काम शुरू कर देगा, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। कि कई बार ये होता है कि यार मेरे को ये आप ये सोच लेते हो कि यार मेरे को ये काम करना है और इस काम के लिए मेरे को ऐसे ऐसे उठना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ढिमकाना ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मैं करूं कैसे, इस चीज को मैं किस टाइम पे उठूं, कैसे करूं। तो होता क्या, कई बार आपकी आंखें ना लगातार 3-4 दिन, जैसे मान लो 3 बजे खुल जाती है, 4 बजे खुल गई और फिर नींद नहीं आती, और सेम बात आपके आंखों के सामने दोबारा आ जाती है जो आप रात को सोच के सोए थे। तो उसका अर्थ ये है कि तेरे को इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे ये काम करना है। तो ये चीजें किया करो, मैं कहूं बहुत से जिंदगी में बदलाव हो जाएंगे। इन चीजों को अप्लाई करो लाइफ में। अपने को पढ़ाई नहीं करनी, साथ में अपने को उस जगह रहना जहाँ समाज है, ठीक है। तो समाज को एक सबसे बड़ी बात तो एक डायलॉग मारना बंद कर दो कि तू तेरा देख ले मैं मेरा देख लूंगा, तू ज्ञान मत दे। आज के लाइफ का सबसे बड़ा डायलॉग है ये। मैंने ऐसी औलाद बहुत देखी है जो अपने माँ बाप को ये कह दिए कि तुमने क्या कर लिया, तुमने कौन से 30 तीर मारे हैं। वो तीर मारा तभी तो तुम पैदा हुए हो, पहले बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि तुम्हें इतना बड़ा कर दिया आज तक है, इतना बड़ा कर दिया, वो बड़ी बात नहीं मानते क्या? सही है गलत है? अपने को घर पे कोई, अपने घर पे सीधी बताओ, मैं बताऊं, अपने रूम पे यदि कोई दोस्त अपने को फोन करके आ जाए ना कि यार तेरे पास 10 दिन रहना है और खर्चा तेरा ही लगना है, 11वें दिन रोटी खिलाने में जोर आ जाता है। जब आप खुद कमा रहे हो ना, 11वें दिन कमाने में रोटी खिलाने में जोर आ जाता है आदमी को। आज के दिन ऐसा है समाज आज का। और पहले वाला समाज देखो, लोग 2-2 महीने रह जाते थे। पहले वाले समाज में क्या थी कि आप किसी गांव से निकल रहे हो, क्योंकि पैदल ही जाया करते थे, कहाँ साधन थे, ठीक है। किसी घर पे जाके कह देना कि साहब खानो, तो खाना खिलाया जाता था अगले को। आज के दिन साहब खानो कौन है तू, कठे आयो है, अठे गए रुकियो, माला कराई गए रुकियो तू। क्योंकि सोच तो अपने ही खराब की है ना किसी ने तो शुरुआत की होगी ना उस सोच को खराब करने की। आज अपन उसी दर्रे पे चल रहे हैं। तो ये चीजें सुधारो एक दूसरे में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बदलाव पहले खुद से लागू किया करो रे, दूसरे से मत किया करो। जो चीज खुद से लागू करोगे ना वो हमेशा लागू होगी। यदि जैसे मान लो आप किसी रिलेशन में हो, आप किसी चीज को सुधारना चाह रहे हो, अगले से ये चाहते हो कि यार ये अगला किसी एक चीज को कम कर दे, ठीक है, और अगला भी आपको कोई ना कोई कमी बता रहा होगा उस टाइम पे, 100% बता रहा होगा, पहले अपने वाली कमी सुधारो। मैं कह रहा हूं अगला 100% सुधारेगा उस बात को। ये चीज देखना आप ना अगले से उम्मीद मत रखा करो हमेशा कि यार यही सब कुछ कर दे। वो सब कुछ कर देगा तो फिर तुम क्या जक मारने आए हो यहाँ? हाँ, तो अपने वायुमंडलीय दाब में लिखो, लिखो। हाँ, ये चीज वैसे लिखवाई हुई है, क्या लिखवाऊं बार बार, कि पृथ्वी की सतह पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जो जो आप हाइट की ओर जाओगे तो कम हो जाता है। ये चीज लिखवाई हुई है ना, ठीक है। अब लिखो, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब
बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्टार लगा देना लाइन को। ये वायुमंडलीय दाब ही नहीं मापता है रे, ये वायुमंडल के पूर्व अनुमान भी लगाता है। ठीक है, तो नीचे अगला पॉइंट देखो, बैरोमीटर मौसम के पूर्व अनुमान लगाता है। टॉपिक खाओगे रे? ले, तेरी तो एक उधार भी है। वायुमंडलीय दाब मौसम के पूर्व अनुमान लगाता है। अरे हितेश मीणा, कितने दिन से आया तो आज? कितने दिन से आया तो आज? कल आया था? नहीं यार, एक दो दिन में बीच में कभी एब्सेंट रहा था? क्योंकि एक दिन मैं पूछा था तब क्लास में नहीं था तू। हाँ, दूसरा अब देखो रे, मौसम के पूर्वानुमान कैसे लगाता है बैरोमीटर। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर गया, अचानक गिर रहा है, धीरे धीरे नहीं, अचानक, तो तूफान के संकेत हैं कि तूफान आएगा। धीरे धीरे गिर रहा है या बढ़ रहा है तो बारिश या मौसम के साफ रहने की क्या है, संभावना है। ठीक है, तो लिख दो। ऊपर वाला पूछा हुआ है अचानक गिरने वाला, तो अगले नीचे वाला भी पूछ सकता है। लिखो पहले, यदि बैरोमीटर का पारा, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो, यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो तूफान के आने के संकेत होते हैं। तूफान के आने के संकेत होते हैं। अगला पॉइंट, यदि बैरोमीटर का पारा यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे गिरता है तो, सिर्फ एक और गिरना ही लिखाना हूं, बढ़ना नहीं लिखवाना हूं। धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। यदि धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। जबकि जबकि धीरे धीरे बढ़ता है तो, जबकि धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम के साफ रहने की संभावना होती है। धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम के साफ रहने की संभावना होती है। एक चीज बताओ, यदि कभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया हो तो कोई चीज का, बैरोमीटर नहीं, आप ये मान लो कि कोई परख ली है, उसमें क्या भर रखा है अपन ने, पारा भर रखा है। एक बेल जार नाम की चीज आती है, जार जहां नाम आ जाए वहां एक तो ये ध्यान रखना कि कांच की कोई ना कोई बना हुआ ये बर्तन है एक टाइप में। ठीक है, बेल जार की कंडीशन होती है कि उसमें कंट्रोल कर सकते हो आप उसके अंदर की वायु को, कम करना है या ज्यादा करना है। आपने बेल जार के अंदर किसी पारे से भरी परख नली को रख दिया, मैं बैरोमीटर की नहीं ले जा रहा, एक बार बैरोमीटर की बाद में बात करें। अब उसकी आप वायु है ना धीरे धीरे कम कर रहे हो, तो पारा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, जब आप किसी ऐसे यंत्र को जिसमें पारा है उसको आप वैक्यूम में ले जाओगे ना, तो उसका पारा बाहर क्यों निकल जाएगा हमेशा। इसका प्रैक्टिकल आप अपने पेन नहीं आता, पेन कई बार आपकी जेब में इंक छोड़ देता है ना, वो इंक तभी छोड़ेगा जब वैक्यूम की कंडीशन बन जाएगी। मेरी जिंदगी में तो एक ये आदमी है ना, भाई साहब क्लास में आ, क्लास लेने दे दिया,
मेरी जिंदगी में एक कार्तिक नाम का आदमी है। कार्तिक आदमी है, आदमी ऐसा ऐसा है ना। वो आदमी रात को 2 बजे फोन कर देता है, भाई साहब हाँ सिर दुख है। तो मन क्या बताओ है, यानी वो आदमी थोड़ा बहुत भी परेशान हुआ ना, उसकी यदि कोई सुई भी चुभ गई, भाई जी सुई चुभ गई कैसे काटूं, इतना है कि पूछो मत। वह याद है उसकी, रात को 2 बजे फोन कर देते। अरे यदि उनकी हालत खराब हुई है ना, मेरे दोस्तों में जिनकी भी, और उनके समय से बाहर हो गया है, ये करना क्या है। और खासकर यदि कोई पुलिस प्रशासन का काम है, मेडिकल लाइन का काम है, कि जिनको ये समस्या बाहर हो गई कि अब करना क्या है, जाए कहाँ, तो वो रात को 2:30 बजे ही फोन टिकाएंगे। एक दिन मैं देख रहा है एक ऐसा आदमी जिसने मेरे को 2 साल में फोन नहीं किया है, और उसके फोन पे फोन आ रहे हैं। मैं यार ये क्यों कर रहा है सुनील। मैं ऐसे ऐसे उसको पकड़ लिया, मुझे 3-4 करेगा, टक बंद जो करे बंद। वो रुक नहीं रहा, मुझे यार गड़बड़ है, कोई ना कोई उठा। वो हाँ, बोले भाई जी यहाँ होगो, मैं ठीक नंबर भेजो। तो इनकी जब की हालत खराब होती है तो 2 मामलों में, पुलिस प्रशासन के मामले में और मेडिकल लाइन में, तब पक्का फोन करेंगे हैं। अरे कोई बड़ा मैटर हो गया था। आजकल क्या तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, मन में आती है वो ऐप फोन में डाल ली, कुछ भी कर लेते हो, किसी से किसी भी टाइप की परमिशन दे देते हो, और फिर तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ती है ना, तब तुम्हारे समझ में आती है कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ उसके साथ हो गया था। तो अब सामने वाला उसको टॉर्चर कर रहा था, समझ गए ना। तो फिर क्या, मैं इन मामलों में बहुत तगड़ा एक्सपर्ट हूँ कि कोई सामने वाला टॉर्चर करता हो तो उससे छुटकारा कैसे पाना है, हैं? अरे कितना ही ज्यादा हो जाए, मैं कहूँ मेरे पास ऐसा रामबाण है कि अगला चाहे कितना बड़ा धुरंधर हो, अगले 3 घंटे में उसका ऐसा इलाज कर देंगे कि वो तो जिंदगी में दोबारा किस लिए कर दे। क्योंकि मैं भी 1-2 ऐसे हरामी रखता हूँ मेरे पास, उनको बस इतना ही करना पड़ता है कि ऐसा सिस्टम है, तो अगले की वो ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं, फिर इतने खतरनाक हैकर हैं वो, किसी को नहीं बख्शते फिर अपने वाली पे आने पे बाद में। तो 1-2 दोस्त ऐसे लॉयल रखा करो जिनको ये ना पूछें कि यार ये करवा क्यों रहा है तू, बस उनके लिए ये बात जरूरी है कि यार तूने कहा है तो हमें करना है। उनको ये मैटर नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। तो ऐसे दोस्त 1-2 रखा करो जिनमें जैसे लड़ाई होती है, पता है यार पिटेंगे जाते ही, ये भी पिटेगा और मैं भी पिटूंगा, 2 जूत वो खा लेगा, नहीं 4 वो अकेले खाएगा, फिर वो रोएगा बेटा बेटा। तो ऐसे रखा करो। और वो जैसे सुभाष चारण जी, कल एक सुभाष चारण सर को कौन जानता है? सुभाष चारण जानते हो ना। वो कल परसों एक बात कह रहे थे, कल की बात है शायद, एक वीडियो आ गई मेरे सामने उनकी। तो बोले यार लड़कों की लड़ाई होती है तो देखने में मजा आता है, थापा मुक्की होती है, सेटलमेंट कराने में मजा आता है कि सर देखो इसने मारा मेरे को, ये किया फलान किया। लड़कियों की लड़ाई में बोले मजा नहीं आता, ना तो किसी के कुछ जूतरे पकड़ती है। ठीक है, आप देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी, या तो यूट्यूब पे मिल जाएगी या इंस्टा में कभी रील में सामने आ जाएगी आपके सामने। हैं? अरे क्यों करवा लूं मैं। बोले इनकी लड़ाई में, बोले सेटल में, बोले इनकी लड़ाई में एक मजा जरूर आता है, बोले जो इनकी लड़ाई होती है ना तो एक दूसरे के बॉयफ्रेंड के नाम उजागर करती है। ठीक है। और सुभाष चारण सर कह रहे थे, बोले लड़कों को कह रहे थे क्लास में, बोले इन ये जब भी लड़ाई करें तो बोले मेरे को जरूर बुला के लाना। बोले क्यों? बोले मेरे को इसलिए सुनना होता है कि कोई किसी मास्टर की कोई सेटिंग तो नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो लड़कियों लड़ाई लड़ाई करो ना तो कोई एक दूसरे के ऐसे कोई टांग वांग तोड़ा करो, मजा है। हाँ देखो रे, ये तीनों कंडीशन लिखवा दिए जिसमें एक कंडीशन आपको पूछी हुई है, ठीक है। अब नहीं पूछी हुई, जब आपके 10+2 के नाम से यदि आपकी CHSL के एग्जाम लगा करती थी ना, तब ये क्वेश्चन आया था कि यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता तो किस चीज का संकेत है? मौसम के साफ रहने का, तूफान का, या वर्षा का। ठीक है। दूसरा, यदि पारा अचानक गिर रहा है और बढ़ रहा है
तो ध्यान रखना तेज हवाओं का संकेत होता है वो, कि तेज हवाएं चलेंगी हमेशा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें, यदि बैरोमीटर को बेल जार के अंदर, यदि बैरोमीटर को बेल जार के अंदर यदि बैरोमीटर को बेल जार के अंदर रख दिया जाए तो बेल जार के अंदर रख दिया जाए तो यदि उससे रख दिया जाए तो यदि उससे बेल जार से यदि उससे हवा कम करी जाती है तो यदि उससे हवा कम करी जाती है तो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, तो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है। अब इस चीज को है ना, ये अगले वाली लाइन तो खा जाओ कि बैरोमीटर को यदि बेल जार के अंदर रख दिया जाए तो, इसके आगे भी यदि मैं जो लाइन लिखवा रहा हूं ना, ये अकेली भी सत्य है। समझ रहे हो इस बात को? आप वायु कम करोगे तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, अर्थात पारा क्या चला जाएगा? ऊपर की ओर जा रहा है। अर्थात सीधी सी बात ये ध्यान रखना, यदि इसका अर्थ ये हो गया यदि वायुमंडलीय दाब या दाब का मान अपन कम करते हैं तो पारा सदैव क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ता है, परख नली में, अकेला नहीं, परख नली में। तो ये बात सीधी सी आप याद रख लोगे इस तरीके से। इसको ऐसे भी याद रख लेना कि अगला, यदि ये तो अपन ने, मैं बेल जार की बात कर रहा हूं तब है, अर्थात जैसे आप पहाड़ों की ओर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो वहां पारा क्या होगा? हमेशा ऊपर की ओर चढ़ाई पे मिलेगा आपको। इस चीज का आप प्रैक्टिकल ऐसे कर सकते हो कि कभी अपने साथ आप वो ले जाना, क्या नाम है, स्टेथोस्कोप नहीं आता, ठीक है, उसको ले जाना। यदि घर पे कोई मेडिकल यूनिट वाला बंदा हो तो उसका ले जाना। जैसे आज तो यहाँ हो, कभी आप किसी पहाड़ी इलाके पे जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं कि पहाड़ी इलाके उत्तराखंड जम्मू कश्मीर हिमाचल ही जाना है, अपने अपने नॉर्मल इलाके में बहुत पहाड़ी होती है, वहां जा सकते हैं घूमने के लिए। तो वहां जाओगे तो आप देखोगे वो पारा पहले जो सतह थी, नॉर्मल सतह थी, वो पहले नीचे नॉर्मल कंडीशन पे था, अब वो कुछ 1-2 mm आपको ऊपर दिखेगा वहां जाने के बाद में, उसकी नॉर्मल कंडीशन अब वो हो गई है। ठीक है, तो वहां वो पारा क्या हो गया? वायुमंडलीय दाब कम हुआ। वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से वो कांच की परख नली तो लगी हुई है उसमें, ठीक है, उस परख नली में क्या आ गया है? वो ऊपर की ओर आ गया है। ठीक है, आजकल तो वो आ गया नॉर्मल, वो डिजिटल वाला सिस्टम आ गया है, तो दिखता ही नहीं है आजकल तो। जो अपने गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल होते हैं ना छोटे वाले गाँव में, वो डॉक्टर भले ही रखते हैं, बाकी तो वो सीधा आजकल वो सिस्टम आ गया, उसके अंदर ही फिटिंग आती है। अगला पॉइंट लिखो रे। अब मेरे को एक बात हो, तेज हवा चलेगी तो वायुमंडलीय दाब का मान कम होगा कि ज्यादा होगा? अब ये चीज मैंने समझाई हुई है, अब तुम लोगों को यहाँ तक दिमाग ले जा पा रहे हो नहीं ले जा पा रहे, मैं ये देख रहा हूँ बस। मैं लिखवाया हूँ, फिर मैं बता दूंगा कि आप ये कहोगे हाँ सर लिखवाई थी आपने। कम होगा कैसे? अब मैं बताऊँ आपको, मैंने तेज रेलगाड़ी वाला उदाहरण लिखवाया था कि भाई रेलगाड़ी अपने सामने से निकलती है, तो अपने सामने की जो हवा थी वो क्या हो गई? पार हो गई। पार हो गई तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो गया? कम हो गया। पीछे वाला क्या हो गया? बढ़ गया। अपन आगे की ओर झुकते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो जिस स्थान पे तेज हवाएं चलेंगी ना, उस स्थान का वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा?
हेलो, ये आवाज कौन सी लाइन में बंद हुई थी रे? लास्ट वाली में या सेकंड लास्ट वाली में? लास्ट वाली में ना। तेज हवाली में बंद हो गई थी क्या? ऑनलाइन में कौन पढ़ रहा होगा? कोई नहीं पढ़ रहा है। अंकित पढ़ रहा है ना? हाँ। ओ भाई अंकित, सुन रहा है तू? तो लिख ले। हवा की गति बढ़ने के साथ दाब का मान कम हो जाता है। अरे मत लिखो तुम, तुम्हारा लिखा हुआ है पहले से, ये दोबारा लिख रही है। हवा की गति बढ़ने से दाब का मान कम हो जाता है। अठे बिठा दूं? हैं? अगली जूत ना मारे तो बैठ जा। दूसरा, ये भी लिखाया हुआ है, ये भी मत लिखना। दाब का अंतर जितना अधिक होगा हवा उतनी तेज चलेगी। अब हेडिंग लगाओ रे, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम। अब तक तो जो पढ़ के आए हो ना, ये थोड़ी सी बस एक उसमें एक चीज और जोड़ देता है। इतने देर अब क्या कर रहे थे वे? गुरुत्वाकर्षण को मान के चल रहे थे, सारे काम कर रहे थे। ये बोलता है बोले गुरुत्वीय त्वरण का मान नगण्य मान लो, अर्थात 0 के बराबर मान लो। तब यदि आप कोई पात्र है, जैसे ये रहा, ठीक है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या मान लिया अपन ने? नगण्य। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान नगण्य कब होगा? जब वैक्यूम बना देंगे, क्योंकि वायु नहीं है, गुरुत्वाकर्षण खत्म। ठीक है, अब होगा क्या उस टाइम पे? जो ही अब इसकी इस दीवार पे आप जो भी बल आरोपित करोगे ना, ठीक है, वो इस पात्र में जितने भी कण उपस्थित है ना, उनके ऊपर समान रूप से वितरित होगा। समान रूप से क्या होगा? वितरित होता। अन्यथा यदि गुरुत्वाकर्षण की कंडीशन नहीं होगी ना, तब कंडीशन होगी, तब क्या होगा? जब ये मान लो इस पात्र की दीवार पे अपन यहाँ से बल लगा रहे हैं इस साइड से, तो जो इस पात्र की दीवार के पास जो कण है ना, उनसे आरोपित बल का मान तो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा दाब का। और ज्यो ज्यो अपन आगे की ओर बढ़ेंगे तो बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, समान रूप से वितरण नहीं होगा। ठीक है, जबकि लेकिन साम्य अवस्था की कंडीशन मान लो, इसको आप साम्य अवस्था ही बोल सकते हो। ठीक है, एक नया कि जब अपन ये कहते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? नगण्य है, तो वो उस द्रव्य के लिए कौन सी अवस्था कहलाती है? साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था का होगा तो भाई स्टेबल है वो अब, ठीक है, वो अब ज्यादा गति नहीं करेगा। तो अब इसके ऊपर जो आप दाब आरोपित करोगे ना, वो क्या होगा? समान रूप से प्रत्येक जो इस द्रव्य के जितने भी कण हैं उन पे क्या होगा? प्रत्येक रूप समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। ठीक है, अब ये सिद्धांत करता कहाँ काम है पास्कल के नियम का? ये कंडीशन दो जगह बनाई जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं आते, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये दोनों पास्कल के नियम पर आधारित हैं। अर्थात एक ऐसा उपकरण बनाया जाता है जिसके अंदर क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण यानी वैक्यूम हो। वैक्यूम होगी तो क्या होगा? बराबर बल आरोपित होगा। इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, गाड़ियों के लिए सबसे बढ़िया ब्रेक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कि समान रूप से बल क्या हो रहा है? आरोपित हो रहा है। अर्थात गाड़ी के ऊपर दाब का मान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, गाड़ी रुक जाएगी, जल्दी रुक जाएगी। और दूसरा लिफ्ट होती है, कितना वजन होता है उसमें। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट को रोकने के लिए कौन से ब्रेक लगाए जाते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो इसमें लिखो, लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान लिया जाए, नगण्य मान लिया जाए, तो द्रव्य साम्य अवस्था में होता है, तो द्रव्य साम्य अवस्था में होता है, तो द्रव्य साम्य अवस्था में होता है यदि अब इस पर
द्रव्य पर। यदि अब इस पर दाब आरोपित किया जाएगा, यदि अब इस पर दाब आरोपित किया जाएगा तभी तो बोल रहा था भाई ऐसा होना चाहिए। दाब आरोपित किया जाएगा तो वह दाब प्रत्येक कण पर, तो वह दाब प्रत्येक कण पर समान रूप से वितरित होगा। प्रत्येक कण पर समान रूप से वितरित होगा। समान रूप से वितरित होगा अर्थात फैलेगा। जितना इस पे होगा उतना ही क्या होगा, इस लास्ट वाले कण पे भी बल, उतना ही बल होगा। नोट लगाई, उपयोग लिख दो रे। हाइड्रोलिक ब्रेक व हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक व हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। एक और लिख दो, स्कूबा ड्राइविंग। ये होती कौन सी है तो मेरे को भी नहीं पता भाई। स्कूबा ड्राइविंग कौन सी? वो स्लाइड ड्राइविंग होती है। स्कूबा भाई नॉलेज नहीं है क्या होती है। पानी के अंदर होती है क्या? अरे वो तो नहीं है, वो एक पाइप सा लगा हुआ होता है उसके, हैं? उसी को तो नहीं कहते स्कूबा ड्राइविंग। वो एक नहीं, पीछे नहीं, पैरों पे लगा हुआ होता है। अच्छा अच्छा, मछली बना देते आदमी को। हाँ ठीक, लिख देना स्कूबा ड्राइविंग पास्कल के नियम पर आधारित है। हेडिंग लगाओ रे, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहीं होता है रे? क्या हुआ है यो? मारवाड़ी समझ में आती है रे सबको? कोई ऐसा महानुभाव जिसको बोले क्या बोल दिया ये? आई डोंट, तू फिर ये केमिस्ट्री का हिस्सा है। और सबको आती है? कहीं बेरो कठे जानो है, हैं? बेरो कोनी, मैं तो अठे जाऊं ते तारो देखो डंगू कर लियो तो।
ये चूरू वाले कौन है? कोई चूरू का है? ये फेमस वर्ड है आपकी साइड का। चूरू वालों की पहचान करना हो तो वो किसी चीज को ठीक से नहीं बोलते कि भाई ठीक से कर लो। ढंगू कौन करे जाके तो उनका ये उस साइड का, चूरू साइड का ये फेमस वर्ड है। दूसरा, झुंझुनू वाले को पहचानना हो तो ऐसा लगेगा जैसे बोलते हैं तभी लगता है यार डरा रहा है, गाली दे रहा है। अजीब दूर से पहचान हो जाती है इन लोगों की। और आपके इस साइड के है ना ये दौसा, भरतपुर, करौली, इस साइड वाले लोग चाहे कितनी बड़ी आदमी हो सामने उसको जिकारा नहीं देते। तू यहाँ कर ले, तू भी यहाँ कर ले। इस साइड वाले मेवाड़ मारवाड़ वाले ते यहाँ कर लो या आप ऐसे कर लो, इनके जिकारा रहेगा रहेगा। ठीक है। शेखावाटी पेट वाले जिकारा तब देते हैं जब जरूरत होती है। शेखावाटी पेट वालों की कंडीशन है, जिकारा तब देंगे जब जरूरत होगी, जरूरत खत्म जिकारा खत्म। जब तक काम है भाई साहब, भाई जी आप ये कर लो, फलाने में कर ले, काम खत्म, तू निकल मैं चालो। हाँ, प्रेस तनाव, सरफेस टेंशन। जयपुर वालों को यार कभी इतना कोई जानकारी नहीं रही कभी। आप बताओ जयपुर वाले में कुछ। जयपुर वाले मेरे हिसाब से तो ऐसे हैं कि नॉर्मल मिले जुले हैं। हाँ, प्रेस तनाव किसे कहते हैं?